नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश में सोमवार से शुरू होगी घरेलू हवाई सेवाएं। एयरपोर्ट्स पर तैयारी पूरी। विशेष जांच के बाद शुरू होगी यात्रा। 2 घंटे पहले पहुंचना होगा एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, अचानक लॉकडाउन लागू करना था गलत, तुरंत हटाना संभव नहीं। ट्रेन टिकट किराए पर केंद्र का हिस्सा मिलना बाकी। कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्री का दावा, सरकार ने सही समय पर लगाया लॉकडाउन। मार्च में दिल्ली के अंदर हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, जिससे देश भर में फैला संक्रमण। आइसोलेशन में मोबाइल बैन पर यूपी सरकार का आदेश वापस। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा, अस्पतालों की दुर्दशा का सच लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए लगाई पाबंदी। और कोरोना वायरस के सोर्स की जांच के लिए तैयार हुआ चीन। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, पेशेवर और निष्पक्ष जांच के लिए हम तैयार, राजनीतिक हस्तक्षेप से हो मुक्त। वायरस को लेकर सूचना छिपाने का है आरोप। पूरे देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं। अधिकांश राज्यों ने इसकी अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ राज्यों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाया है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ बैठक की मीटिंग में उड़ानों की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। जिन राज्यों में उड़ान संचालित हो रही है, वहां स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी कैसे लागू करना है, इस पर चर्चा हुई। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने स्वास्थ्य और सुरक्षित हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट पर एंट्री गेट और चेक इन जैसे स्थानों पर यात्रियों के लिए ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन, फ्लोर मार्कर सहित कई व्यवस्थाएं की गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट सोमवार से करीब 380 उड़ानों का संचालन करेगा। दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 190 विमान रवाना होंगे और करीब 190 विमान यहां उतरेंगे। वहीं हवाई सफर करने वालों के लिए सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिसके मुताबिक सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना होगा। जिस भी वाहन से आप एयरपोर्ट तक आए हैं, उतरने के बाद खुद को सैनिटाइज करना होगा और ज़रूरी कागजात पास में होने चाहिए। एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आप जा सकते हैं या नहीं। वहीं आप खुद भी आरोग्य सेतु ऐप से खुद की जांच कर सकते हैं और एंट्री गेट पर आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस दिखा सकते हैं। यात्रियों को अपना टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र प्रवेश द्वार पर ही सीआईएसएफ को दिखाना होगा। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एयरपोर्ट पर बने सर्कल और बैरियर को ध्यान में रखना होगा। वहीं आपकी फ्लाइट जितने वक्त की है, उससे 1 घंटे पहले आपको चेक इन करना होगा। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्टेशन को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। जिन यात्रियों में कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, उनको इस सलाह के साथ जाने की अनुमति होगी कि वे 14 दिन के लिए खुद को के स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे। यदि उनमें कोई लक्षण दिखता है तो वे जिला निगरानी अधिकारी या फिर राज्य या फिर राष्ट्रीय कॉल सेंटर 1075 को सूचित करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, खुलना चाहिए। डोमेस्टिक फ्लाइट भी खुलनी चाहिए, इंटरनेशनल भी खुलनी चाहिए, विद स्पेशल प्रिकॉशंस के साथ खुलनी चाहिए। और इसको कितना चिर आप लॉकडाउन कर सकते हैं, कितना चिर आप ये वेट कर सकते हैं। आप प्रिकॉशन लीजिए और इसको स्टार्ट कीजिए। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सारा कुछ स्टार्ट होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। जो भी किसी को प्रॉब्लम थी, यहाँ पे फंस गया था, जो जाना चाहता था उसे जाना चाहिए। बहुत अच्छी ये बात है कि ये शुरू हो रहा है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा स्टेप है। ये पहले लेना चाहिए था, चलो अब ले लिया, तो हम बहुत खुश हैं इससे। महाराष्ट्र सरकार भी घरेलू उड़ानों के लिए तैयार हो गई है। सोमवार से रोजाना 50 उड़ानें शुरू होंगी, जिसके लिए गाइडलाइंस तैयार हो गई हैं। वहीं इससे पहले उद्धव ठाकरे ने घरेलू हवाई उड़ानों को लेकर असमर्थता जाहिर की थी और केंद्र से समय मांगा था, जबकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पहले ही असमर्थता जाहिर कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि लोग रेड जोन से ग्रीन जोन में लोगों को भेजना खतरनाक होगा।
वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फ्लाइट से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए नियम बनाया है, जिसके तहत जो यात्री विमान से यूपी पहुंचकर प्रदेश में ही रहने वाले हैं उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। अगर किसी के पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं है तो उसे सरकारी स्तर पर की गई व्यवस्था में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा से आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट से निकलने से पहले उत्तर प्रदेश की वेबसाइट reg.upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हवाई अड्डे पर CISF की तरफ से रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले की जांच करने के बाद ही यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। वहीं 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहने वाले यात्री अगर छठे दिन टेस्ट में नेगेटिव आते हैं तो उन्हें होम क्वारंटीन से मुक्त कर दिया जाएगा। होम क्वारंटीन कर रहे शख्स को लोकल प्रशासन की निगरानी में रहना होगा और घर के बाहर इस बाबत पोस्टर चिपकाना होगा। यूपी के अलावा पंजाब ने भी विमान से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन की शर्त लगाई है। जम्मू कश्मीर में भी 2 हफ्ते की होम क्वारंटीन की शर्त लगाई गई है। वहीं कर्नाटक में 7 दिनों के होम क्वारंटीन का नियम बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दूसरे देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वे 14 दिन के लिए आइसोलेट होंगे, जिनमें से 7 दिन के लिए वो किसी आइसोलेशन सेंटर में रहेंगे जिसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा और उसके बाद अगले 7 दिन तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहना होगा। इसमें कहा गया है कि केवल असाधारण वजह होने जैसे कि मानवीय संकट, गर्भवती महिलाएं, परिवार से मौत, वहीं गंभीर बीमारी और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को ही 14 दिनों तक होम आइसोलेशन की इजाज़त दी जाएगी। हवाई अड्डे, बंदरगाहों, सीमा चौकियों पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। जांच के दौरान जिस यात्री के में भी लक्षण पाए जाएंगे उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। जिनमें लक्षण नहीं होंगे सिर्फ उन्हें ही यात्रा की इजाज़त दी जाएगी। उधर देश में बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने नया दावा किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मार्च महीने में दिल्ली के अंदर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण दिल्ली से पूरे देश में फैला। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने पहले दिन से कोरोना को लेकर एहतियात बरता। हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने सही वक्त पर लॉकडाउन का फैसला लिया। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मार्च के महीने में दूसरे हफ्ते में दिल्ली में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण जब घटनाएं हुई, इसके कारण इन्फेक्शन दिल्ली से सारे देश में ट्रैवल किया, तो फिर प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा समय नहीं लिया बोल्ड डिसीजन लेने में। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर पलटवार किया है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। डेटा जो आंकड़े दिल्ली सरकार जारी कर रही है दिल्ली में मरने वालों के, वो बिल्कुल सही जारी कर रही है। और मुझे लगता है कि इस आपातकाल की परिस्थिति में, इस मानवता पे जो इतना बड़ा प्रकोप छाया हुआ है, इस महामारी का, इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भारतीय जनता पार्टी ने ये जो गंदे, झूठे, निराधार आरोप लगाने का काम किया और इस क्राइसिस के समय, इस महामारी के समय भी आम आदमी पार्टी पर कीचड़ उछालने का काम किया, उसके लिए दिल्ली की जनता कभी उनको क्षमा नहीं करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को ये कहना चाहूँगा कि कृपया कर कान पकड़ के दिल्ली सरकार से और दिल्ली की जनता से इन झूठे आरोप लगाने के लिए माफ़ी मांगिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन को तुरंत नहीं हटाया जा सकता है। उद्धव ने कहा कि अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था और अब इसे तुरंत नहीं हटाया जा सकता। उद्धव ने कोरोना से आगाह करते हुए कहा कि आने वाले बारिश के मौसम में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार ने थोड़ी मदद की है, लेकिन वो मदद को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अभी तक जीएसटी की बकाया राशि नहीं मिली है। साथ ही उद्धव ने यह भी कहा कि ट्रेन टिकट किराए का केंद्र का हिस्सा भी महाराष्ट्र को अभी तक नहीं मिला है। सकाळी माझं आपले पुरी आहेत म्हणजे केंद्रीय सिव्हिल एव्हिएशनचे मिनिस्टर, त्यांच्याशी बोलणं झालं
आणि त्यांच्याबरोबर सुद्धा बोलताना मी त्यांना तेच सांगितलं की जरा आम्हाला एक अंदाज घेऊ द्या, आम्हाला कोणालाही काही लॉकडाऊन 5 वर्ष आमच्या सरकारने काय केलं, लॉकडाऊन केला, हे नाही, हे काय अभिमानाची गोष्ट नाहीये। मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था मंदी में जा सकती है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की ताज़ा आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि आय और रोजगार में कमी के साथ कोरोना वायरस महामारी के बाद लंबे वक्त तक उपभोक्ता सतर्कता बरतेंगे। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि फिलहाल डिमांड में सुधार होने में वक्त लगेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आर्थिक वृद्धि में सुधार इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार की ओर से दिए गए प्रोत्साहन पैकेज को किस तरीके से कितने समय में लागू किया जाता है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री अरुण सिंह ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रोत्साहन उपायों का प्रभाव 3 प्रमुख पहलुओं, जो कि लॉकडाउन को हटाने की अवधि, पैकेज के क्रियान्वयन की क्षमता और इसमें लगने वाले समय पर निर्भर करेगा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच कई राज्यों ने श्रम कानूनों में बदलाव किया है। इस बदलाव पर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि श्रम सुधारों का मतलब श्रम कानूनों को खत्म करना नहीं है और केंद्र सरकार श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कोरोना का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हुआ है, ऐसे में भारत भी इससे अछूता नहीं दिख रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि 20 लाख करोड़ रुपए के कोविड-19 आर्थिक पैकेज से कुल मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। उधर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें प्राइवेट लैब्स को कोरोना टेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि राज्य सरकार प्राइवेट लैब को टेस्ट की इजाजत क्यों नहीं दे रही है, क्या ये कोरोना के आंकड़ों को छिपाने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही सिविल अस्पतालों की हालत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इन अस्पतालों की हालत बेहद दयनीय है। कोर्ट ने राज्य के सिविल अस्पतालों की तुलना कालकोठरी से करते हुए कहा कि सिविल हॉस्पिटल्स में भर्ती मरीज 4 दिनों के इलाज के बाद मारे जा रहे हैं। ये दिखाता है कि अस्पतालों की हालत चिंताजनक है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अहमदाबाद शहर में सभी मल्टी स्पेशलिटी निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों के लिए अनिवार्य रूप से एक अधिसूचना जारी करे और कोरोना के मरीजों के लिए 50% बेड रिजर्व करे। आपको हम बता दें कि गुजरात में अब तक 13,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 829 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संकट के बीच सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है और कोरोना से लड़ने की नीति पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि पीएम के प्रांत और अमित शाह जी के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर अहमदाबाद का हाल, गुजरात में 45% कोरोना मृत्यु अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में। हाईकोर्ट ने अस्पताल को भूमिगत जेल से भी बुरा बताया, कहा कि हाल टाइटैनिक जहाज डूबने जैसा, अस्पताल नहीं चला सकते, देश कैसे चलाएंगे। दरअसल कांग्रेस अहमदाबाद में वेंटिलेटर को लेकर पहले ही सवाल उठा चुकी है। कांग्रेस के मुताबिक आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग मशीन को वेंटिलेटर बताकर अहमदाबाद के सरकारी अस्पतालों में बेचा गया है। इस वेंटिलेटर फ्रॉड की वजह से अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में 343 मरीजों की मौत का दावा भी किया गया। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कंपनी के मालिक पराक्रम सिंह जडेजा की तारीफ की थी और कहा था कि रिकॉर्ड 10 दिन में उन्होंने वेंटिलेटर तैयार करके दे दिए। गुजरात उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वो गुजरात मॉडल की चर्चा करने वालों के मुंह पर एक जोरदार जन्नाटेदार तमाचा है। सच बात है, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों मामले में गुजरात ने अपना सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रख दिया है। सरकारी अस्पतालों में सुविधा ना के बराबर है और जो सुविधा है भी वो रख रखाव ठीक नहीं। गुजरात खास करके अहमदाबाद में कोरोना से हो रही मौतों पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हुई मौतों और हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। पश्चिम बंगाल में गवर्नर लगातार राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के गवर्नर ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है। साथ ही सिंघवी ने कहा कि केंद्रीय टीमों ने हाई कोर्ट जैसी टिप्पणी गुजरात के संदर्भ में क्यों नहीं की।
सरकार, प्रदेश सरकार ने लिखित रूप से जो दस्तावेज हलफनामा दिया है उसमें कहा है, and I have to quote this in English, more the number of tests which lead to 70% of population testing positive for COVID will lead to fear psychosis, unquote. तो आपको उद्देश्य मालूम पड़ गया। कई और शब्द इस्तेमाल किए उच्च न्यायालय ने, जिसमें मैं अभी अब नहीं जाऊंगा। सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक कहा है, बहुत ही बुरी हालत है कहा है, और ये कोर्ट कहा है टेस्टिंग के विषय में, कोर्ट आर्टिफिशियली कंट्रोल द डेटा क्वे द नंबर ऑफ केसेस इन द स्टेट ऑफ गुजरात। वो नियंत्रित करना चाहती है गलत रूप से आंकड़ों को, जिससे कि पारदर्शिता न हो, आंकड़े आपके समक्ष नहीं आए। जब इतने बड़े लीडर्स, इतने सशक्त, सरकार के सभी ये इनके प्रकार सभी यंत्र को कंट्रोल करने वाले गुजरात सरकार के भी और केंद्र सरकार के भी महानुभाव अपने खुद के प्रदेश में, अपने खुद के इलाके में इस प्रकार का अन्याय कर सकते हैं, मेडिकल इनजस्टिस, तो क्या वो देश का मदद करेंगे, सहायता करेंगे, सहानुभूति देंगे कोविड के समय में? वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। कोरोना मरीजों के मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के फैसले को अब योगी सरकार ने वापस ले लिया है। अब कोरोना के मरीजों को शर्तों के साथ मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी। आपको हम बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहले आदेश जारी किया था कि कोरोना के मरीज अब आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल नहीं ले जा सकते। इस आदेश में मोबाइल को संक्रमण के फैलने का जरिया बताया गया था। जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया है कि रेड जोन में पड़ने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। कॉम्प्लेक्स सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर परिसर के एंट्रेंस पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर का होना अनिवार्य होगा। साथ ही हर दुकान के स्टाफ के लिए दस्ताने और मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा और दुकान पर आने वाले हर ग्राहक का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। बात करेंगे राजस्थान के विभिन्न जिलों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार जारी है। रविवार को जयपुर जंक्शन से बिहार के लिए 2 ट्रेनें रवाना की गईं, जिनमें करीब 1400 बिहार के श्रमिक मौजूद थे। इनमें अधिकतर वे श्रमिक हैं जो पैदल पलायन करने को मजबूर थे और
कई ऐसे मजदूर भी शामिल थे जो लॉकडाउन के चलते पिछले कई दिनों से जयपुर में फंसे हुए थे। जयपुर जंक्शन पर इन श्रमिकों को राशन सामग्री वितरण करने के साथ सभी को हवाई चप्पलें भी दी गई। लॉकडाउन के कारण शहरों में फंसे मजदूर भी घर जाने के लिए बेचैन हैं। सरकार प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन ये ट्रेन भी घर जाने की चाहत रखने वाले मजदूरों के मुकाबले छोटी पड़ रही है। रविवार को मुंबई के सायन स्टेशन पर घर वापसी की उम्मीद में हजारों की तादाद में मजदूर जुटे। प्रवासी मजदूरों को घर छोड़ने के लिए सिर्फ एक ट्रेन का इंतजाम था, लेकिन स्टेशन के बाहर हजारों की तादाद में मजदूर लाइन में लगे थे। 3 बजे से हम लोग यहाँ पे भूखे प्यासे बिना पानी के धूप के जल रहे हैं। यहाँ तक अभी तक कोई सहायता हम लोग को नहीं मिल रहा है। मतलब 3 बजे रात से अभी तक कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं है। ठीक है सर, धूप में जल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है हम लोग का। इतना है कि सिर्फ बस में जा सकते हैं बैठ के, बस सर। प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर दिन उनकी मुश्किलों से जुड़ी कहानियां हमारे सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बाबूगढ़ से, जहां एक महिला 10 दिन पहले हुई डिलीवरी के बाद दिल्ली से पति के साथ अपने नवजात बच्चे को लेकर पैदल ही संभल जा रही थी। हाईवे पर मौजूद कोतवाल उत्तम सिंह राठौड़ ने जैसे ही दंपति की स्थिति जानी तो फौरन ही उन्हें रोका, खाने पीने के साथ उन्हें रोडवेज बस से संभल तक भिजवाया। आपको हम बता दें कि संभल के रहने वाले मुनेंद्र दिल्ली में मजदूरी करते थे। 10 दिन पहले उनकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन मौजूदा स्थिति में उसने गांव जाना बेहतर समझा, लेकिन कोई साधन नहीं मिला तो वो पत्नी और नवजात बच्चे के साथ पैदल ही संभल के लिए चल पड़ा। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। कितने समय हो गया? सुबह 6 बजे से चले पैदल आते हुए यहाँ डलिया। तो बच्चा कितना है, कितने दिन? 12 दिन का हुआ। आने की व्यवस्था? खाने की व्यवस्था कुछ नहीं है। हमें दिल्ली आए थे, हम अपने बच्चे के लिए डिलीवरी करा ली हमने। गाँव जाने जाते हैं अपने। हमारे गांव का नाम हिंडोली है, जिला हमारा संभल है। तो हापुड़ में बाबूगढ़ पुलिस ने कितना सहयोग किया आपका? बहुत सहयोग किया, बहुत हमारा साथ दिया है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि मौजूदा हालात में प्रवासी मजदूर सबसे अधिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनकी परेशानियों की ओर राज्य और केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया और सरकारों की अनदेखी के कारण इतने बड़े स्तर पर पलायन हुआ है। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। इस बीमारी में इसकी तरफ ना केंद्र ने बराबर ध्यान दिया, ना राज्यों की सरकारों ने, और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तो जब ये लोग भूखे मरने लगे और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी जहाँ ये लोग काम करते थे, उनके मालिकों ने इनको निकाल दिया, इनको वेतन नहीं दिया, सरकार ने खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर सूबे में छोटा व्यापार करने वाले और छोटी नौकरी करने वाले निम्न वर्ग के परिवारों को आर्थिक मदद की अपील की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि व्यापार बंद होने से इन लोगों की हालत दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोगों की मदद के लिए ना तो केंद्र सरकार ने अपने आर्थिक पैकेज में कोई ऐलान किया है और ना ही सूबे की सरकार ने उनके लिए मदद की कोई पहल की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि लॉकडाउन से प्रभावित लोगों में निजी स्कूलों में कम वेतन पर काम करने वाले शिक्षक भी हैं। उन्होंने प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को भी सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तरह 3 महीने का वेतन देने की मांग की है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने छोटे व्यापारियों को 3 महीने तक हर महीने 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की मांग की है। नांदेड़ में साधु शिवाचार्य की हत्या के आरोप में पुलिस ने साईनाथ शिगांडे नाम के एक शख्स को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के इरादे से साईनाथ शिगांडे ने साधु शिवाचार्य की हत्या की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी साधु के शव को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार मठ के गेट में फंस गई, इसलिए वो दूसरी एक बाइक चुराकर भाग गया। आरोपी साधु का भक्त भी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक साधु का गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं वारदात नांदेड़ के उमरी नागथना इलाके की है,
यहाँ साधु शिवाचार्य निर्णय रुद्र प्रताप महाराज और उनके सेवक भगवान शिंदे की हत्या कर दी गई थी। इसमें प्राइमा फेसी तो लूटपाट ही है, उसमें कोई दूसरा मामला नहीं है। ये आरोपी का उद्देश्य साफ साफ तौर पर ये दिख रहा है कि उन्होंने साधु का जो उसके प्राइवेट रूम में आराम कर उसके ऊपर मिर्च पूट डाली है। मिर्च पूट डालने के बाद उन्होंने साधु को गला दबा के मारा है। दोनों एक ही समाज के हैं। वो साधु का भक्त था, मारने का उनका इंटेंशन तो दूसरा कोई नहीं, सिर्फ उनका पैसा लुटाना ये था, ऐसा दिख रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. चीन के वुहान से चले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कोरोना अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इन सब के बीच अमेरिका चीन पर वायरस के संक्रमण को छिपाने का आरोप लगाता रहा है। अब चीन ने पहली बार अमेरिका को जवाब दिया है। चीन के विदेश मंत्री वैंग यी ने कहा है कि दूसरों पर उंगली उठाना केवल किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान ही पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को इस समस्या का हल करने में मदद करने की बजाय दोष मढ़ना अन्य देशों के वैध अधिकारों और हितों को चोट पहुंचाना है। साथ ही वैंग यी ने वार्षिक संसद सत्र के मौके पर मीडिया से कहा कि चीन वायरस के स्रोत को देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के साथ काम करने के लिए खुला है। हम मानते हैं कि ये जांच पेशेवर, निष्पक्ष और रचनात्मक होनी चाहिए। COVID-19 drives home once again that no country, no matter how strong it is, can insulate itself from a global challenge. And the disaster wreaks havoc, watching from an apparently safe distance and sitting idle will eventually backfire. Pointing fingers at others will only end up damaging one's own reputation. Self-conceit and blame-shifting, instead of helping any country solve its problems, will only hurt other countries' legitimate rights and interests. उधर हांगकांग पुलिस ने चीन के प्रस्तावित सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। आपको हम बता दें कि हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों ने चीन के प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का विरोध कर रहे हैं। हांगकांग में काले कपड़े पहनकर लोगों ने इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। चीन की राष्ट्रीय संसद ने शुक्रवार को शुरू हुए सत्र के पहले दिन सौंपे इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य अलगाववादियों और विध्वंसक गतिविधियों को रोकने के साथ ही विदेशी हस्तक्षेप और आतंकवाद पर रोक लगाना है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के बीच सोमवार को देश भर में ईद मनाई जाएगी। इस दौरान लोगों को घर में ही ईद की नमाज पढ़ने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी ओर रविवार को देश के चुनिंदा हिस्सों में ईद का त्यौहार मनाया गया। केरल और जम्मू कश्मीर में ईद का त्यौहार मनाया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर में मस्जिदों को बंद रखा गया और लोगों को घरों में ही नमाज अदा करने के लिए कहा गया। वहीं केरल में भी लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की है। लॉकडाउन के कारण ईद के मौके पर बाजारों से रौनक गायब है। लोगों का कहना है कि इस साल ईद के मौके पर पहले वाली बात नहीं नजर आ रही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।